हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कक्षा 12 इतिहास का पाठ 8 किसान, जमींदार और राज्य, जो मुगल कालीन समय की बातचीत चल रही है, उसका एक और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी अति महत्वपूर्ण सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके सामने है जिसमें इस चैप्टर के वो महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज से अलग हैं। इसके अलावा चैप्टर की जानकारी को पूरा करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण सेशन हम स्टार्ट करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर किसी यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर कोई राज्य का भी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न भी है, तो सारा का सारा अध्ययन, सारे के सारे चैप्टर्स को आप बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन, और आगे फिर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। हाँ, इतना है कि आप इनको, जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एमसीक्यूज का जो सेशन जो हो चुका है वो देख लें और मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये सेशन देख लें, तो इस चैप्टर से फिर कहीं से कोई कुछ पूछे आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला सवाल है, सेवाओं के बदले भुगतान को क्या कहा जाता था? जजमानी, सुरेमानी, किस्त, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, आप आंसर भी बताइएगा अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी और कितने बहुविकल्पीय सही भी हो रहे हैं। सही जवाब हो जाएगा जजमानी। हमने डिस्कस किया था, एमसीक्यू में भी इस तरह का सवाल था कि खास करके जो बंगाल प्रांत था, इस बंगाल में सेवाओं के बदले, सुनार, बढ़ई, लोहार, इनके कामों के बदले जो उनको पैसे दिए जाते थे, और हमने देखा था कि मुद्रा में भुगतान होना शुरू हो चुका था, तो ये पूरा कंसेप्ट किससे संबंधित था? जजमानी वाले सिस्टम से संबंधित था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई? और उसी मुगल सम्राट के शासनकाल में बंद भी करनी पड़ी, उसको प्रतिबंध भी लगाना पड़ेगा, देखेंगे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। दीने इलाही, तो जैसे अशोक का धम्म आपने पढ़ा, तो कौन से शासक का था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, दीने इलाही। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई, मुगल राज्य था, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था, तो ये सभी चीजें थी। 16वीं शताब्दी में जो गांव में जो मुगल राज्य है उसका शासन तो चल ही रहा था, साथ में व्यापार की स्थिति पैदा हुई, हमने देखा। और व्यापार में आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चीजें भी देखी। हमने देखा कि जंगल और कबीलों में रहने वाले में भी व्यापार, हाथियों की खरीद फरोख्त और ये सारी चीजें हो रही थी। मुद्रा और बाजार, तो मौद्रीकरण हो गया, हमने देखा ही व्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का और पूरे सिस्टम का डिटेल में हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, तो सभी चीजें सही हो जाएंगी इसमें। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या क्या शामिल है? तो मुगल काल का जब ऐतिहासिक स्रोत आप देखेंगे तो क्या क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारत और स्मारक। तो जाहिर सी बात है, हमने कई बार चर्चा किया है कि किसी भी इतिहास के दो स्रोत होते हैं, एक होता है पुरातात्विक, ठीक है, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और एक होता है साहित्यिक, जिसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के दोनों जो सोर्सेज हैं, ये दोनों को जो स्रोत हैं, वो मुगल कालीन इतिहास के लिए हैं। अगर ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो अकबरनामा, आईने अकबरी, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज का एक उदाहरण जैसे हमने चैप्टर में देखा था कि पंजाब प्रांतों में विधवा औरतों ने जमीन खरीदा बेचा था, उसका दस्तावेज था, तो पता चला कि कुछ औरतों को मालिकाना हक था जमीनों का। और इमारतें तो बनी हुई हैं, आप कई सारे मुगल कालीन इमारतों को देख लीजिए, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सारी चीजें वहां का वर्णन करती हैं। तो उपयुक्त सभी, ये सही, सभी का सभी सवाल जवाब सही हो जाएगा। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? रैयत, मुजारियान, आसामी या किसान? उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें इस्तेमाल की जाती। तो रैयत तो दक्षिण भारत में बाद में भी इस्तेमाल किया गया, तो ये सभी शब्द इसमें इस्तेमाल किए जाते थे। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें क्या थी? तो इसमें चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा था। हमने देखा फसलें दो तरह की थी, एक थी रोजमर्रा की फसलें, ठीक, यानी जिसको अंग्रेजी में सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एक हमने देखा था जिनसे कामिल, ठीक है, यानी हमने क्या क्या देखा था इसमें? हमने देखा वाणिज्यिक फसलें, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स या क्रैप्स, कैश क्रॉप भी देखा था, जिनको बेच के नकदी फसल भी कमाई जाती थी। तो इसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये रोजमर्रा की फसलें थे जो ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती थी। हालांकि तिलहन, दाल, अफीम, ये चीजें भी शुरू हो गई थी उगानी, और लेकिन ये कैश क्रॉप्स में थी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा की बात की जा रही है।
भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम क्या था? तो कौन सी फसल आई? मक्का आई अफ्रीका और स्पेन का। आलू आया पेरू के रास्ते, तो मक्का बिल्कुल सही सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे पत्रकार, पटवारी और पंचायत, खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, विधायक, डॉक्टर, साहूकार, किसान, अध्यापक, पंडित। तो सही जवाब निश्चित तौर पर इसमें ख हो जाएगा। गांव में एक खेतिहर किसान होते थे जिनके पास काश्तकारी होती थी, पंचायत और गांव का मुखिया होता था जिसे मुकद्दम कहते थे या मंडल भी कहते थे, और ये एक साथ सब गांव में रहा करते थे। पंचायत का सरदार मुखिया होता था, उसे क्या कहते थे? मुकद्दम या मुखिया, आमिल या अमीर, चौधरी या सरपंच, पंच या पितामह। सही जवाब हो जाएगा मुकद्दम या मुखिया, जो गांव के बुजुर्गों द्वारा चुना जाता था और उन्हीं के विश्वास मत से वो रहता भी था। इसकी चर्चा हमने की थी बहुत डिटेल में। जजिया किससे लिया जाता था? एक कर था एक तरह का। तो व्यापारियों से, बुद्धिजीवी से, सैनिकों से, जिम्मियों से, तो जिम्मियों इसमें सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने अबुल फजल से स्वयं अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। ऐसा परंपरा और कहां देखा जाता था कि दरबारी इतिहासकारों से खुद का इतिहास लिखवाएं? तो ये चीन, यूनान, रोम, इंग्लैंड। सही जवाब हो जाएगा चीन में। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो ये अकबरनामा। अकबरनामा में हमने देखा ना 3 जिल्द हुआ करता था, 3 जिल्दों में डिवाइड था। तो हमने ये अकबरनामा जो था मैंने डिटेल में चर्चा की है, आप फिर इस पर ध्यान रखेंगे। तो अकबरनामा इसमें क्या था? 3 तरह के जिल्द थे, पार्ट समझ लीजिए। तो पहला और दूसरा, ये ज्यादा से ज्यादा इसमें चीजें क्या थी? ऐतिहासिक चीजें थी, ऐतिहासिक वर्णन अपने से पहले का, ठीक है। और तीसरे पार्ट में क्या था? आईने अकबरी, ठीक है, जिस पर पूरा सिस्टम था, आईने अकबरी। इसके आईने अकबरी के भी 5 भाग होते थे, ठीक है। तो पहले 3 भागों में हमने क्या देखा था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में प्रशासन से संबंधित सारी डिटेल इसमें हुआ करती थी, जिस पर आधारित ये चैप्टर भी है। और इन 2 भागों में हम क्या देखते थे? सांस्कृतिक, धार्मिक और अकबर के वचन, ये सारी चीजें आती थी इसमें, ठीक है। तो ये डिवीजन अगर आपको याद रह गया तो बहुत आराम से आप चीजों को बता सकते हैं। तो ऐतिहासिक वर्णन अकबरनामा का पार्ट था, तो बाबर से अकबर तक का सबका इसमें आपको डिटेल मिल जाता है, ठीक है जी। चलिए, सब चैप्टर में डिटेल में चर्चा की गई है, जरूर देख लेंगे आप। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्रदान की? तो ये अकबर से संबंधित था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो देखिए, जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू हुआ और लोग इतना ज्यादा इसके हैबिचुअल और एडिक्ट होते जा रहे थे कि उसको रोकना पड़ा। तो जहांगीर सही जवाब है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। और वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान, ठीक है। और इसने क्या इंपॉर्टेंट रूप से क्या इसका भूमिका था? तो इसने भू राजस्व प्रणाली को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये उस समय का अरुण जेटली रहा जिसने जीएसटी लागू की एक तरह से। और इसमें कौन कौन सा हम सबसे प्रमुख रूप से क्या देखते हैं? दहशाला व्यवस्था, या जिसको हम जब्ती भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? जब्ती प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था उत्पादन का, 10 वर्षों का औसत। और ये इसका 1/3 क्या होता था? कर के रूप में वसूला जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रणाली थी जिसमें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बक्स गल्ला और कनकूत सिस्टम भी चला करता था, ठीक है जी। चलिए, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, हुडों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। तो सही जवाब ग हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में पंजाब की किस नहर की मरम्मत की गई? तो ये शाह नहर था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिरिया नहर तो हमने देखा था विजयनगर एम्पायर जब हम देख रहे थे। पंजाब का मुगल कालीन व्यवसायिक कबीला कौन सा था? तो ये था आपका लोहानी, ठीक है। ये मुगल कालीन था, और ये लोग धीरे धीरे फिर सरदार होने लगे, जमींदार हुए, सरदार हुए, राजा भी बनने लगे ये कबीलाई लोग। अहोम राजाओं का संबंध जाहिर सी बात है असम से था। ये बहुत ही क्रांतिकारी और हिस्टोरिकल एक पूरी प्रजाति थी अहोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भू राजस्व के निर्धारण की राशि को क्या कहते थे? तो इसको कहते थे जमा। तो 2 चीजें होती थी, भू राजस्व को पहले निर्धारित किया जाता था, लेकिन एक्चुअल में उतना मिल पाएगा कि नहीं जरूरी नहीं, तो जो मिल पाता था उसको हासिल कहते थे, ठीक है। तो जमा और हासिल 2 चीजें रहती थी। मुगल काल में मुख्यतः किस धातु के सिक्के थे? तो ज्यादातर चांदी के थे। हमने देखा कि क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सोरा, तंबाकू, काली मिर्च, मसाले, ये सब का कपास, इसका निर्यात हो रहा था। बदले में बाहर से चांदी खूब दबा के आ रही थी। तो चांदी आ रही थी, तो फिर उससे क्या हुआ, उससे सिक्के बनने ज्यादा से ज्यादा शुरू हो गए, और पूरी अर्थव्यवस्था और सिस्टम का मौद्रीकरण भी हो रहा था उससे। अब थोड़ा सा रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख लेते हैं
शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में कौन सी नहर की गई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर आ गया आपके सामने, शाह नहर, है ना। तो शाह नहर की यहां पर उसको करवाया गया था मरम्मत। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मक्का भारत में किस मार्ग से पहुंचा? अफ्रीका और स्पेन के मार्ग से पहुंचा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 18वीं सदी में बंगाल के जमींदार और दस्तकार, दस्तकार समझते थे जो कौशल, अपने हाथों के कौशल से कई चीजें बनाते थे, उसको कहते थे। तो इसके बीच जो सेवा की विनिमय व्यवस्था थी वो जजमानी कहलाती थी। यानी वो क्या करते थे, आप उनके सेवा के बदले में उनको क्या देते थे? पैसे दिया करते थे बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था, है ना। कई सारे स्रोत थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत भू राजस्व था। और वो भू राजस्व के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किए थे। आइन के अंतिम भाग में अकबर का संग्रह है शुभ वचनों का। तो आइन या आईने अकबरी जो है उसको, उसके अंतिम भाग में अकबर के शुभ वचनों को बताया गया। मैंने बताया ना कि 5 भाग हैं, 3 भागों में प्रशासन से संबंधित डिटेल है और 2 भागों में सांस्कृतिक धार्मिक चीजें और अकबर के शुभ वचनों को डाला गया है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? जल्दी बताइए, कई बार चर्चा की है, जल्दी बताइए। सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, अबुल फजल किस मुगल शासक का दरबारी इतिहासकार था? बहुत आसान, अकबर का। ठीक है। अधिक राजस्व देने वाली फसलों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? रैयत या मुजारियान। ठीक है। इसके साथ साथ जिनसे कामिल की जो बात आई वो भी इंपॉर्टेंट है। मक्का भारत में किस मार्ग से पहुंचा? तो अभी हमने अफ्रीका और स्पेन देखा। भू राजस्व के लिए स्थापित प्रशासनिक तंत्र का मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य केंद्र था एक तरह से दीवान, क्योंकि ये क्या था, इसको वित्त मंत्री कहा जाता था। जो पूरा प्रशासनिक तंत्र था ये सब इसी पर केंद्रित था। ठीक है। तो दीवान सबसे बड़ा केंद्र था एक तरह से पूरी प्रणाली और उसका। ठीक है जी, चलिए। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत भू राजस्व, हमने चर्चा कर ली। राजस्व वसूली करने वाले अधिकारी अमील गुजार कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में तुर्क में स्थापित समकालीन साम्राज्य का क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। यह ऑटोमन साम्राज्य बहुत खासकर मुस्लिम शासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य था। आगे जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और जब महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन की चर्चा होगी तो इसमें बात आएगी कि ये ऑटोमन साम्राज्य जब गिराने लगे अंग्रेज और यूरोपीय शक्तियां, तो उसके बदले में भारत के लोग भी यहाँ मुस्लिम आक्रोशित हुए। उस आंदोलन को भी गांधी जी ने जोड़कर खिलाफत आंदोलन को जोड़ के भारत में एक बड़ा आंदोलन कर लिया। तो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में था ये। अब सत्य सत्य लिखिए, मुगल काल में खुद कास्त और पाही कास्त 2 प्रकार के किसान थे। 2 होते थे, 2 खुद काश्तकार, पाही काश्तकार। जो अपनी जमीन का मालिकाना हक रखते थे, उसी गांव में उसका परिवार रहता था, वो खुद काश्तकार था। जो बाहर के गांव में जाके ठेके पर जमीन लेकर काम करते थे, पाही काश्तकार थे। तो बिल्कुल सही बात है, 2 तरह के लोग इसमें होते थे। जमींदारों के समृद्धि का आधार उनकी मिल्कियत थी। ठीक बात, सत्य है। मिल्कियत यानी जमीनों का मालिकाना हक। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं का पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था। सत्य है, कई सारे डॉक्यूमेंट मिले हैं कि जो भूमिहार या जो ऊपर क्लास की महिलाएं थी उनको मालिकाना हक मिलता था। आईने अकबरी 10 संशोधनों के बाद पूरा हुआ। असत्य, ये 5 संशोधनों के बाद पूरा हुआ था। ठीक है, ये 10 संशोधन नहीं, 5 संशोधनों के बाद पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल काल में जंगल बदमाशों को शरण देने वाला स्थान था। ये सत्य, यहाँ राजा ने भी इसकी बात कही कि जंगल एक ऐसी जगह है जहां जाकर लोग छुप जाते हैं अपना कर न चुका के और गलती काम करके। आइन के पहले भाग में सैनिक और नागरिक प्रशासन का विवरण है। असत्य, आइन के पहले भाग में सैनिक और नागरिक प्रशासन का नहीं, बल्कि जो पहले 3 भाग हैं उसमें पूरा प्रशासनिक, तो पहले में आप उसको नहीं रख सकते। अब अगला सवाल देखते हैं जो अति लघु सवाल है। 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समाज का निर्माण कैसे होता है? इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने और ऐड कर दिए ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सकें। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान करीब करीब 85% भारतीय जनता गांव में रहती थी। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन्हीं रिश्तों के माध्यम से ग्रामीण समाज का निर्माण होता था। तो यह ग्रामीण समाज का पूरा एक खाका था। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के राजस्व अधिकारी ग्रामीण समाज पर नियंत्रण का प्रयास क्यों करता था? वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल साम्राज्य के राजस्व अधिकारी जैसे राजस्व निर्धारण करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले या हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर नियंत्रण का प्रयास करते थे। इसके माध्यम से यह तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज में से अपना हिस्सा समय पर मिल जाए। तो गांव पर नियंत्रण चाहते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, हम सभी चीजों का लेखा जोखा रखें और जो राज्य को टैक्स चाहिए वो टैक्स मिलता रहे। भारतीय समाज में तंबाकू का प्रसार किस प्रकार हुआ? तो तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम दक्कन पहुंचा, यानी दक्षिण भारत में, वहीं से 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत लाया गया। आइन के फसलों इसे पहली बार 17वीं शताब्दी में लाया गया।
आइन के फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। इसी काल में तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने भी जोर पकड़ा। जहांगीर ने उसे बुरी आदत के प्रसार को रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगा दी, किंतु इस पाबंदी का कोई असर नहीं हुआ और 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती के लिए फैल चुका था। अगला सवाल है, मुगल कालीन भारत में कृषि के लगातार विकास में सहायक किन्हीं 4 कारकों का एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या सहायक कारक थे कृषि के? तो एक तो जमीन की अधिकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा जनसंख्या नहीं थी जो आज है, और जमीन बहुत ज्यादा थी। बहुत सारा ऐसा जमीन था जो जंगलों के नीचे था, जिसका यूज भी नहीं हो पा रहा था, तो जमीन बहुत थी तो खेती तो बढ़ती। मजदूरों की उपलब्धता, बहुत सारे छोटे वर्ग के लोग थे। जनसंख्या का 20-25% भाग शूद्रों का था और वो पूरे मजदूरी के रूप में तैयार रहते थे। किसानों की गतिशीलता, सिंचाई के कृत्रिम साधक जैसे हमने देखा जलकुंड, नहरों इत्यादि, इन सभी चीजों का विकास हो रहा था, तो इनसे कृषि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, कृषि की समृद्धि का भारत की आबादी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कृषि उत्पादन के विविध और लचीले तरीकों के कारण मुगल कालीन भारत आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है, जब हमने एंशियंट काल में भी, प्राचीन काल में भी, जब हम मौर्य एम्पायर को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने देखा कि जैसे ही, या उससे पहले महाजनपद का जब डिस्कस किया, तो हमने देखा कि जैसे ही लोहे की खोज हुई, धीरे धीरे फिर हल का उपयोग होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ा, तो लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि लोग जीवन जीने लगे, सबको भोजन मिलने लगा। तो जैसे जैसे खेती बढ़ रही थी, वैसे वैसे आबादी बढ़ रही थी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के अनुसार समय समय पर होने वाली भूखमरी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई और 200 वर्षों में करीब करीब 33% बढ़ गई। तो आबादी बढ़ रही थी। अगला सवाल, 17वीं शताब्दी में कौन सी विदेशी फसलें भारत आईं? तो 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से कई नई फसलें भारत में आईं। भारत में मक्का अफ्रीका, स्पेन के रास्ते आया। 17वीं सदी तक पश्चिमी भारत की मुख्य फसल बन गया। टमाटर, आलू पेरू से आया था। मिर्च जैसी सब्जियां और अनानास, पपीता जैसे फल भी बाहर से आए थे। अगला सवाल है, जिनसे कामिल। तो जिनसे कामिल वही है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि नकदी फसलों के लिए क्या कहा जाए। वहां रैयत और मुजारियम था आंसर, लेकिन आप जिनसे कामिल को इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे। मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसी फसलें उगाई जाती थी जो राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी और इन्हें राज्य को इनसे कर मिलता था। इन्हें जिनसे कामिल कहते थे। कपास और गन्ना जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी। मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए भाग पर कपास उगाई जाती थी और बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। तो ये जिनसे कामिल था, जिनसे ज्यादा कर मिलता था, जो ज्यादा पैसे में बिकती थी, ज्यादा डिमांड थी। अगला सवाल, मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता था? तो मुगल कालीन भारत में गांव की पंचायत का मुखिया मुकद्दम या मंडल कहलाता था। हमने पंचायत की चर्चा की थी। हमने चर्चा किया था कि इसमें अधिक ज्यादा खास करके जिन जातियों के पास या जिन लोगों के पास अपने मालिकाना हक होते थे खेतों को, उनको शामिल किया जाता था और ये लोग मिलकर पंचायत बनाते थे। जिनके पास अपने प्रशासनिक छोटे मोटे अधिकार थे, सभी लोगों को मिलाकर उनको एक कोष या राजकोष बनाया जाता था और जब तक गांव के बुजुर्ग चाहते थे ये पंचायत चलती रहती थी। ये महत्वपूर्ण चीजें हमने डिस्कस की हैं। प्लीज गो टू द चैप्टर। तो मुगल कालीन भारत में गांव की पंचायत का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या मंडल कहलाता था। मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और चुनाव के बाद उन्हें जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों का उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। ठीक बात है। जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो यह बंगाल की व्यवस्था थी, हमने अभी डिस्कस किया था। तो 18वीं सदी के स्रोतों के अनुसार बंगाल में जमींदार, लोहार, बढ़ई और सोनारों को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी या कि पैसा मिलता था। इसे जजमानी कहते थे। और ये किस चीज का उदाहरण माना गया? ये माना गया व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण। क्या माना गया? अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन, मौद्रीकरण। तो ये अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण के रूप में इसको हमने देखा। इसे जजमानी व्यवस्था कहते थे। सराफ किन्हें कहते थे? तो मुद्रा की फेरबदल करने वाले व्यापारी सराफ कहलाते थे। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के अनुसार पैसे के मुकाबले रुपया या कौड़ी के मुकाबले पैसे की कीमत बढ़ा देते थे। मतलब एक तरह से एक मुद्रा के बदले दूसरे का एक्सचेंज करना। अब ज्यादा मुद्रा, मान लो रुपया ज्यादा जुटा लिया तो रख लेंगे, रुपया मिलेगा नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हवाला कांड जो होता है ना, एक मनी को दूसरे पैसे दूसरे देश में ट्रांसफर करना और उसके बदले दूसरी करेंसी देना, ये सब काम सराफ किया करते थे। अगला सवाल है, 16 और 17वीं शताब्दी में कौन सा साम्राज्य सत्ता और संसाधन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब रहा? या मुगल कालीन अन्य 4 बड़े साम्राज्यों के नाम लिखिए। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कुछ और साम्राज्य थे, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य, चीन में मिंग साम्राज्य, ईरान में शफावी साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य। ये सब एक साथ चलने वाले साम्राज्य थे। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है।
अकबरनामा का निर्माण किस प्रकार किया गया? तो अकबरनामा का निर्माण 3 जिल्दों में किया गया, हमने चर्चा पहले भी की है। पहली 2 जिल्दों में ऐतिहासिक विवरण दिए गए, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में संकलित किया गया। देखिए, जो उर्दू में आइन शब्द है ना, या जो आइन का मतलब होता है, उसका मतलब होता है संविधान या नियम कानून की किताब, ठीक है। तो ये आईने अकबरी का तीसरा भाग था, 2 भाग में ऐतिहासिक चीजों का वर्णन था अकबरनामा का, सॉरी, ठीक ना। आइन का अनुवाद कब और किस प्रकार किया गया? तो आइन के महत्व के कारण कई विद्वानों ने उसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसका संपादन किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में भी इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन और बाकी 2 खंडों का एच.एस. जैरेट ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कभी आपसे। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है कि इस चैप्टर से कुछ भी आपके लिए बच जाए, ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिसे मनसबदारी व्यवस्था कहते थे। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में इस पर देखेंगे। इस राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी रहती थी कि सैनिकों की रक्षा और एक तरह से कह सकते हैं नागरिक मामलों की आप जिम्मेदारी उठानी होती थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से अधिकांश की साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। तो यह मनसबदारी व्यवस्था का एक शॉर्ट पॉइंट था। अमीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमीन मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय आदेश और नियम कानून का पालन हो रहा है। तो यह अमीन का मुख्य काम था कि भाई जो भी आदेश दिए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, उसका पालन होता रहे। यह इंपॉर्टेंट था। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? तो जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के कारण थे उनकी विस्तृत निजी जमीन, कर वसूल करने का अधिकार और व्यक्तिगत सैन्य संसाधन। ये इनके बढ़ी हुई हैसियत के कारण थे। अगला सवाल है 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण जीवन की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में गांव में छोटे खेतिहर और भूमिया सम्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे, अतः उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष की भावना उपस्थित रहती थी। इन्हीं संबंधों के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज का निर्माण हुआ। हमने ये भी देखा था कि कैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जमींदार और ग्रामीणों में भी संबंध हुआ करता था भावनात्मक। कई बार सरकार और सिस्टम के खिलाफ विद्रोह हो जाता था, लेकिन जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह नहीं होता था ग्रामीणों द्वारा। ग्रामीण समाज की कुछ मुख्य इकाई किसान थे जो वर्ष भर अलग अलग मौसम में वो सभी काम करते थे जिससे फसलों का उत्पादन हो, जैसे जमीन की जुताई, बीज बोना, फसल। इसी में हमने महिलाओं का रोल भी देखा था कि जो जुताई करने का काम है या बड़ा काम है वो पुरुष करते थे। बीज की बुआई, उसकी कटाई, सोहाई जिसमें घास वास निकालते थे, ये सब महिलाएं करती थी। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी सम्मिलित थे जो कृषि आधारित थे, जैसे शक्कर और तेल बनाना, लेकिन तेल से तिलहन के अनाजों से। लेकिन कृषि कार्य केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि ऐसे क्षेत्र जो सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाकों में भी अलग अलग तरीकों से कृषि की जाती थी। इस सामाजिक भिन्नता के साथ साथ ग्रामीण परिवेशों में भौगोलिक विविधता भी पाई जाती थी। अगला सवाल है 17वीं शताब्दी में किसानों के 2 मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? तो मुगल काल के भारतीय फारसी किसानों के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियान शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। विभिन्न स्रोतों में किसान या आसामी जैसे शब्द का भी प्रयोग करते थे। इस काल के स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के किसानों की जानकारी देते हैं, एक खुद कास्त और एक पाही कास्त, या खुद काश्तकार या पाही काश्तकार भी कहा जाता है। तो खुद काश्तकार और पाही काश्तकार के बारे में आपको तुरंत पहले ही बताया था, फिर देख लीजिए। किसानों का ऐसा समूह जो उन्हीं के गांव में रहता था जहां उनकी जमीन थी, वो खुद कास्त थे। पाही कास्त वे खेतिहर किसान थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। वे लोग अपनी मर्जी से पाही कास्त बनते थे। यदि करों की शर्तें दूसरे गांव में ज्यादा इजी हो या छूट मिले तो वहां जाकर वो काम करते थे। कभी कभी अकाल और भूखमरी के कारण भी आके करते थे। अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक किसानों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अलग अलग जो मुगल कालीन क्षेत्र थे उसमें किसानों की क्या स्थिति थी, इस पर थोड़ी बात करते हैं। तो 17वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था। इसका मतलब कि बहुत जो किसान थे वो बहुत अधिक मात्रा में ऐसे किसान थे जो बहुत ज्यादा उपकरणों से लैस नहीं थे या बहुत ज्यादा संसाधन उनके पास नहीं था। ज्यादातर किसानों के पास इससे कम ही था। अब एक चीज और थी कि देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग खेती की जो भूमि थी उस पर अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी कहीं 6 एकड़ को बड़ा किसान माना जाता था, कहीं 5 एकड़ में ही बड़ा किसान था, तो ऐसा भी था। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन के ऊपर 5 एकड़ थी और 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। तो ये डिफरेंस देखा जा रहा था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर थी, जिसके पास अपनी जमीन है, अपनी मालिकाना हक है। किसानों की जमीनें उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों के।
19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाया करते थे और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े भी गांव में देखे जा सकते हैं। तो ये किसानी की स्थिति थी। अगला सवाल है कि पंचायत के आय के स्रोत क्या थे। हमने इसकी भी चर्चा डिटेल में चैप्टर में की है। पंचायत के आय का मुख्य स्रोत आम खजाना था, जिसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता था। मतलब एक तरह से चंदे से खजाना बनता था, ऐसे समझ लीजिए। और इस पूरे खजाने की देखभाल की जो जिम्मेदारी थी वो मंडल या मुखिया की हुआ करती थी। गांव में समय समय पर आने वाले अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी इसी खजाने से किया जाता था। इस कोष के माध्यम से मुकद्दम या गांव के चौकीदार का वेतन दिया जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोष का इस्तेमाल प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए किया जाता था। इस कोष का उपयोग ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी किया जाता था जो किसान स्वयं नहीं कर सकते थे, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना, नहर खोदना आदि। अगला सवाल है जाति पंचायतें क्या थी, इसके मुख्य कार्य क्या थे। जाति पंचायत, ग्राम पंचायत के अलावा प्रत्येक गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, उसे जाति पंचायत कहा जाता था। अब इसके क्या कार्य थे। जाति पंचायतें समाज में काफी ताकतवर होती थीं। उदाहरण के लिए राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। हमने देखा कि दो तरह के केसेस होते थे, एक दीवानी, तो जाति पंचायत केवल दीवानी मामले ही देखती थी, और एक फौजदारी। तो जो दीवानी मामले हैं इसको इसको कहते थे सिविल केसेस, जो जमीन जायदाद संपत्ति का था, और इसको कहते थे क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस। तो जाति पंचायत देखती थी कि अलग अलग जातियों के बीच में जो दीवानी मामले हैं या जो सिविल मामले हैं, जमीन जायदाद के मामले हैं, उसको निपटाया जाए। ठीक है। हाँ, ये जमीन से जुड़ी हुई दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। जाति पंचायतें यह तय करती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के अनुसार, भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते रहते थे कि भाई शादी विवाह में जाति का जो एक सिस्टम बनाया गया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बल्कि मुखिया के सामने शादी होती थी। जाति पंचायतें गांव के आयोजन में कर्मकांडीय वर्चस्वों का भी निर्धारण करती थी। जाति पंचायतें अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थी और उनके प्रति होने वाले अन्याय के लिए भी लड़ती थी। फौजदारी न्याय को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब क्रिमिनल केसेस को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति फैसलों को ही मानता था। तो राज्य यानी मुगल वंश का जो प्रशासन भी था वो भी जातिगत पंचायत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। अगर कोई जमीन जायदाद का लफड़ा है तो खुद ही समझ लेते थे कि जब तक क्रिमिनल मामला नहीं आता था तो ऊपर का प्रशासन भी इनको साथ देता था। तो ये इनकी ताकत थी। ठीक है। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। जैसे पहला पोलज। पोलज वह जमीन है जिससे एक के बाद एक हर फसल की खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। यह सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि उपजाऊ था, है ना, और खास करके उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र था वहां ज्यादा। परौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि उसकी उपजाऊ की जो क्षमता है वो वापस आ जाए। उसको आज परती भी कहते हैं, कई जगह गांव में परती जमीन कहते हैं। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्ष के लिए खाली रहती है, और बंजर वह है जो हमेशा खाली ज्यादातर रहती है, उस पर खेती हो ही नहीं पाती है। ज्यादातर घर वर बंजर जमीन पे बसाया जाता था। तो पहली 2 जमीनों के 3 प्रकार हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म के जमीन में उत्पाद को जोड़ लेते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क लिया जाता था। तो जो अच्छी जमीनें थी उसको उसी में क्या करते थे, उसका एक एवरेज निकाल के और 1/3 भाग उसका टैक्स ले लिया जाता था। अगला सवाल है मुगल कालीन साम्राज्य में जंगली शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है। तो समसामयिक स्रोतों के अनुसार 16वीं 17वीं शताब्दी में लगभग 40% हिस्से में जंगलों का फैलाव था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, जो बाद में कबीले भी हो गए, है ना। लेकिन आज इन शब्द का प्रचलित अर्थ के अनुसार उस काल में जंगली होने का मतलब असभ्य होना नहीं था। उसमें ऐसा नहीं था कि जो जंगल में रह रहा है वो असभ्य है। उसमें जंगल में रहने के 2-3 कारण थे। वो खेती के लिए जमीन उसको नहीं मिल रही है तो जंगली कामों से काम चलाएगा। दूसरा, वो कई बार गलत काम करके भी छुप जाते थे जंगलों में, तो कई कारण होते थे। बाद में वो कबीले बन गए, फिर कबीलों से जमींदार बने, राजा भी बनने लगे। उन दिनों जंगली शब्द का प्रयोग प्राय ऐसों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पाद या शिकार के द्वारा या स्थानांतरित कृषि, एक जगह से दूसरी जगह जाके कृषि से होता था, और मौसम के अनुसार भी ये काम होता था। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, शरद और जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था, यानी कुछ ना कुछ चेंज होता रहता था और इस बुनियाद को मजबूत करता था। लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहना जंगल में रहने वाले कबीलों की एक प्रमुख विशेषता थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अगला सवाल है कि 16वीं-17वीं सदी के कृषि इतिहास को जानने के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं। अब थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ भी चलते हैं कि 16वीं-17वीं शताब्दी में जो इतिहास को जाना गया है उसके सोर्सेस क्या हैं। तो 16वीं-17वीं सदी में किसान अपने बारे में नहीं लिखा करते थे, इसलिए खेतों में काम करने वालों के माध्यम से हमें ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। इस काल में कृषि इतिहास जानने के दो स्रोत थे। पहला मुगल कालीन जो दरबार का स्रोत है, और दरबार में कई सारे इतिहास लिखे गए हैं। 16वीं-17वीं सदी के कृषि इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ या दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे जाते थे। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखा गया आईने अकबरी था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की जमींदारी के बीच संबंधों के नियमन के लिए जो व्यवस्था राज्य ने की थी उसका पूरा अच्छा विवरण इसमें दिया गया है। यानी पूरा प्रशासन, भू राजस्व की प्रणाली सब आईने अकबरी में डाला गया है। आइन मुगल साम्राज्य का ऐसा विवरण देता है जिसमें सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। तो सारी चीजें देखिए, एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भाई इस आईने अकबरी को यूज करने के क्या नुकसान हो सकते हैं या इतिहासकारों को समस्या क्या होती है। तो उसमें यह भी आता है पार्ट कि भाई समस्या ये होती है कि केवल राज दरबार की तरफ से ही लिखता है, लेकिन एक ऐतिहासिक स्रोत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइन में मुगल साम्राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की बगावत या किसी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी नहीं लिखी गई है। मतलब उसमें यह लिखा गया है कि भाई कोई ऐसा शासन नहीं था जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठा सके। दूसरे शब्दों में यह ग्रंथ केवल सत्ता के ऊंचे गलियारों के नजरियों से लिखी गई है। मुगल कालीन समाज में कृषकों की वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं लिखी गई है, जैसे कीमतों का स्तर, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जनजीवन का स्तर, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो एक तरह से केवल ये सरकार का मुखपत्र दिखाई पड़ता है, आम जन के भाषा इसमें नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में सिंचाई के साधनों के विकास तथा कृषि के नवी तकनीकों की बात कीजिए। तो सिंचाई के साधनों के अगर विकास की बात करें तो 16वीं-17वीं शताब्दी में जमीनों की बहुतायत, मजदूरों की, अब देखिए क्या क्या चीजें वहां पे थी, जमीनें बहुत ज्यादा थी, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विकास हो रहा था। खेती का प्राथमिक उद्देश्य पेट भरना था, इसलिए मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार जैसी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। इस काल में कृषि मानसून पर आधारित थी, आज भी मानसून पर आधारित है ना। जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी वहां मुख्य रूप से चावल की खेती होती थी, और कम और कमतर बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार और बाजरे प्रचलित थे। इस काल में कृषि मानसून पर आधारित थी। जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी वहां मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। आपको पता है चावल क्रॉप जो है वो ज्यादातर बारिश पर, और जितना ज्यादा पानी उसको मिले उतना बेनिफिशियल रहता है। कम और कमतर बारिश वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती प्रचलित थी। यद्यपि इस काल में मानसून ही कृषि की रीढ़ थी, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती थी, और इसलिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी यानी कि आर्टिफिशियल तरीके भी अपनाए जा रहे थे। एक रेहट की आपने नाम सुना होगा। सिंचाई कार्यों के लिए राज्य भी मदद मिलती थी। उत्तर भारत में राज्य की ओर से कई नई नहरें और नाले बनाए गए। पुरानी नहरों की मरम्मत कराई गई, जैसे शाहजहां के शासनकाल में पंजाब में शाहनगर की मरम्मत कराई गई। तो शासन व्यवस्था ये कोशिश करता था कि नहरों की व्यवस्था, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था ये लगातार होती रहे। अगर नए तकनीकों की बात करें तो यद्यपि खेती मेहनत का काम था, लेकिन किसानों द्वारा पशु बल पर आधारित नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, यानी पशुओं का इस्तेमाल करके नई टेक्निक चलाना। जैसे लकड़ी के उस हल्के हल को दिया जाता था, ऐसा एक उदाहरण है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर बनाया जा सकता था। तो लकड़ी का हल्का हल और लास्ट में लोहे की फाल और हल बनाया जाता था। ऐसे हल जमीन को बहुत गहराई तक नहीं खोदते थे, जिसके कारण गर्मी में नमी बनी रहती थी जमीनों में। तो ये टेक्निक इस्तेमाल किया जाता था। बैलों के जोड़े की सहायता से खींचे जाने वाली बरमे का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का तरीका ज्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा था। अगला सवाल है कि मुगल काल में पंचायतें उच्च वर्गों के विरुद्ध कमजोर वर्गों की शिकायतों का निपटारा कैसे करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मुगल काल में पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में कई अर्जियां हैं, मतलब अपील या प्रेयर किया गया है, जिसमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के खिलाफ जबरन कर वसूलने का शिकायत किया गया है। सामान्यतः ये अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले स्तर द्वारा की जाती थी और सामूहिक रूप से दी जाती थी। इसमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोगों का सम्रांत समूह उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताता था जिन्हें वो नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। यानी छोटी जातियों का समूह भी अगर कोई मांग
ठीक नहीं रहती थी तो उसके खिलाफ पंचायत में अर्जी देते थे। इन मांगों में सबसे प्रमुख अधिक कर की मांग थी, ज्यादा टैक्स वसूलना सबसे ज्यादा इसके खिलाफ अर्जी दी जाती थी। अधिक कर की मांग से किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, विशेष रूप से सूखे या अन्य विपदाओं के दौरान। इनके अनुसार जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को उसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक कर्तव्य पूरा करे और न्याय करे। तो अगर मान लीजिए ज्यादा कर वसूला जा रहा है या कोई अन्याय हो रहा है तो छोटे जातियों का समूह भी जो है वो पंचायतों में जाकर लिखित अर्जी देता था। खास करके ग्रुप होता था जो ग्रुप जाकर अर्जी देते थे कि हमारे से न्याय होना चाहिए। निचली जातियों के किसान और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर मामलों में अक्सर पंचायतें समझौता का सुझाव देती थी कि ठीक है आप लोग समझौता कर लीजिए, ज्यादा दिक्कत मत करिए। समझौता न होने की स्थिति में गांव के किसान गांव छोड़कर भाग जाते थे, ये उग्र कदम था, और जंगलों में चले जाते थे। बहुत बार कहते थे हम टैक्स नहीं देंगे। इस काल में जोतने लायक खाली जमीन आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी, इसलिए गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के लिए एक बड़ा हथियार था कि भैया हमें काम मिलेगा नहीं, गांव छोड़ के चले जाते हैं, टैक्स हम भर नहीं पाएंगे। अगला सवाल है, मुगल काल में गांव में दस्तकारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो दस्तकार खास करके जो हाथ से काम करने वाले लोग थे। तो अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांव के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज यह बताते हैं कि मुगल काल में गांव में दस्तकार काफी अधिक संख्या में थे। और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि जो दस्तकार होते थे वो कृषि कार्य भी करते रहते थे और कौशल से हाथ का भी कुछ करते रहते थे, हाथ की कला, जैसे लकड़ी की चीजें बनाना, लोहे की चीजें बनाना, सुनार का काम। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे। ग्रामीण समाज में किसान और दस्तकारों के बीच अंतर करना मुश्किल होता था क्योंकि दोनों प्रकार के कार्यों में ये लगे रहते थे। खेतिहर और परिवार के सदस्य कई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेते थे। उदाहरणतः रंगरेजी यानी कपड़ों में रंग मिलाना, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तन को पकाना, खेती के औजार बनाना, ये सब दस्तकारों का काम था। उन महीनों में जब वे खेती के कार्य नहीं करते थे, जैसे बुआई और सुहाई के बीच, सुबाई और कटाई के बीच, उस समय किसान दस्तकारी का काम करते थे। अब मान लीजिए जैसे कि आज खेत बो दिया गया तो 20 दिन बाद, 1.5 महीने बाद उसमें सोहाई होगी, घास निकाला जाएगा, तो बीच में 1-1.5 महीने का टाइम है, तो दस्तकारी का भी काम कर लेते थे। दस्तकारों की सेवाओं की अदायगी, तो कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार अलग अलग तरीके से अपनी सेवाएं गांव को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से सेवाओं को अदायगी करते थे। और सेवाओं की अदायगी यानी उसको पैसा देते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या गांव की जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। सामान्य तौर पर ऐसा टुकड़ा जो कृषि योग्य होने पर बेकार पड़ी हो। आमतौर पर अदायगी का तरीका पंचायतें ही निर्धारित करती थी कि ठीक है चलो काम के बदले जमीन ले लो थोड़ी बहुत, जो कोई यूज नहीं कर रहा है। पहले ये हालत थी। और उसके अलावा बंगाल में देखते थे पैसे देते थे, इसको जजमानी कहते थे। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई। महाराष्ट्र में ये जमीनें देने का ज्यादा होता तो मिरास और वतन कहा जाता था, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार था। विभिन्न स्थितियों में दस्तकार और प्रत्येक खेतिहर परिवार बातचीत करके अदायगी के किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में विशेष रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, वस्तु और सेवाओं का विनिमय मतलब जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कोई अपनी सेवा दी, बदले में कोई चीज उनको मिल गई, तो ये बार्टर एक्सचेंज, विनिमय सेवा होता था, ऐसे वस्तु विनिमय। उदाहरण के लिए 18वीं सदी के विभिन्न स्रोत बंगाल में जजमानी व्यवस्था की जानकारी देते हैं, जिसमें जमींदार लोहार, बढ़ई, सुनारों को सेवाओं के बदले भत्ता या खाने के लिए नकदी देते थे। यद्यपि 16वीं-17वीं शताब्दी में इन शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल हुआ, तो पहले ऐसा ज्यादा देखा गया। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि 17वीं शताब्दी में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति की बात करें तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति मिली जुली थी। जहां एक और महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, वहीं परिवार उन पर अधिकार जमाने का प्रयास किया जाता था। और उत्पादन में कंधे से कंधा तो मिलाती थी, लेकिन खेतिहर मजदूर वो ज्यादा बनती थी, मालिक कम रहती थी। ठीक है। और समाज पितृसत्तात्मक था, उन पर अधिकार जमाया जाता था। समाज में महिलाओं की स्थिति निम्नलिखित बिंदुओं पर देखी जा सकती है। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर करता था, इसलिए प्रजनन क्षमता के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता था। लोगों को लगता था ये महिलाएं जो है ये साधन, ये ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो ज्यादा लेबर आएंगे, तो ज्यादा श्रमिक मिलेंगे। महिलाओं की प्रजनन क्षमता को इतना अधिक महत्व दिया गया कि उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। समाज में शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के दौरान मौत के कारण महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में नए रिवाजों का प्रचलन हुआ। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दहेज के स्थान पर कीमत अदा की गई, यानी एक तरह से पैसा देकर भी खरीदा गया। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों कानूनन शादी कर सकती थीं। समाज में परिवार का मुखिया पुरुष होता था, अतः महिला पर परिवार और समुदाय के पुरुषों द्वारा नियंत्रण होता था। बेवफाई के शक पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, अगर उन्हें लगता था कि किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है।
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी राज्यों में मिले दस्तावेजों में ऐसा मिला है कि महिलाओं ने अपने पतियों पर बेवफाई का और पत्नी तथा बच्चों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पुरुषों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करते थे कि परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था हो जाए। ठीक है। भूमिहार भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का भी अधिकार था। पंजाब के कुछ उदाहरण मिले हैं जहां महिलाओं ने पुश्तैनी संपत्ति में विक्रेता के रूप में दिखाया गया है। यानी दो तीन चीजें बहुत क्लियर थी। एक, महिलाओं के लिए अगर आप बात करेंगे तो पितृसत्तात्मक समाज था, जहां पुरुषों का बोलबाला था, पुरुषों का महिलाओं पर पूरा नियंत्रण था। महिलाएं अगर बेवफाई या दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो बहुत कठोर दंड था। पुरुष बनाते थे तो बहुत बार दंडित नहीं किया जाता था, हाँ महिला के गुजर बसर की व्यवस्था की जाती थी। लास्ट में देखा गया कि कुछ जो भूमिहार या ऊंची जाति की महिलाएं हैं उनको संपत्ति का भी अधिकार है, ऐसा कई दस्तावेजों से एग्जाम्पल से पता चला है। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने या गिरवी रखने के लिए वो स्वतंत्र थी। बंगाल में महिला जमींदार भी देखी गई, तो मिला जुला था, कहीं अच्छा कहीं बुरा। 18वीं सदी की सबसे बड़ी मशहूर राजशाही की जिम्मेदारी और कर्ता धर्ता एक महिला ही थी। तो इस तरह से कुछ ऐसे छोटे अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने देखे, कुछ बहुविकल्पी प्रश्न देखे, जिनको अगर हमारे आप एमसीक्यू वाला जो अलग सेशन था और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला जो सेशन था उसके साथ अगर इन प्रश्नों को ठीक से देख लेते हैं, हमने जो चैप्टर कराया है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियोस इस चैप्टर कराए हैं वो देख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। एक और खास बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर अगर आके आप सीबीएसई इंग्लिश या हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड कुछ भी सेलेक्ट करते हैं और अगर क्लास 12 सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिलता है, इसके साथ छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस मिलते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलता है, एमसीक्यूज मिलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको निःशुल्क एक जगह मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल जाती हैं। ठीक है। और क्लिक करते ही इस तरह आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आप प्रीवियस वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस करके पढ़ लेंगे। यहां क्या है कि आप एड्स वगैरह से जो एक तरह का आपको बीच में बाधा आती है ना, यूट्यूब पर एड आते हैं इस तरह के, उससे बच सकते हैं और एक जगह आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ें या यूट्यूब पर पढ़ें या ऐप पर पढ़ें, हर जगह ये 100% मुफ्त है। सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि हम और वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।